तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिग्रेस सन ऑफ अ ड्यूक इज एन असेसिन के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने पहला पार्ट को नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और जिन्होंने देख रखा है वो कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा। पहले पार्ट में मैंने 1 to 48 के जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन किया था, और इस वाले चैप्टर में 49 से लेकर 58 तक के सारे लेटेस्ट चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो निंजा नोफोल्प होती है वो दिखाई जाती है। वो बताने लगती है, वो सारिका से कहती है कि तुम यहाँ पर जो चाइल्ड है उसके बारे में सोच रही हो कि वो गंथर को मार देगा। हम देखते हैं सारिका उसके सामने खड़ी हुई होती है। वो कहने लगती है हाँ मुझे यही लग रहा है। तो लिंजे उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें उसके बारे में चिंता हो रही है। सारिका बताने लगते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी जो सारी उसके साथ अटैचमेंट थी वो पहले से ही खत्म हो चुकी है। ये तो बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जो ऑब्सेस्ड हो साइमन से वो क्यों। तो जो लिंजे होती है वो हंसते हुए कहने लगती है ओह तो तुम इस बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो। वेल मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ। आगे वो सारिका से कहने लगती है क्या तुम्हें जो साइमन का फेस है वो याद है। इस बात को सुनने के बाद जो सारिका थी वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे साइमन का जो चेहरा था वो याद ही नहीं आ रहा था। तो लिंजे उसे बताती है जो एरूस की अथॉरिटी होती है उनमें से ये एक अथॉरिटी है जिनमें से तुम जो पीपल के फेस है उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हो इस एबिलिटी के कारण। हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद सारिका कहने लगती है एरू तुम्हारे यहाँ पर क्या मतलब है कि जो गॉड ऑफ डार्कनेस होता है तुम उस बारे में कह रही हो। तो लिंजे कहने लगता है तुम यहाँ पर सही समझ गई, और ऐसा लगता है कि मेरा जो पास्ट है वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो सारिका थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम काफी ज्यादा डेंजर में हो। लेकिन लिंजे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये काफी ज्यादा समय हो चुका है जब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फन आने लगा है, और हमारे पास काफी ज्यादा प्रीसियस जो गेस्ट हैं वो आए हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वो बताने लगती है कि अगर कोई गेस्ट हमारे पास आता है तो हमें उसे जो लीजर लेक्टस है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करना होगा। जिसके बाद हम गंथर को देखते हैं, वो अपने नई पावर के साथ यहाँ पर उसे यूज करते हुए साइमन के ऊपर अटैक कर देता है। और उस जो हैंड होता है वो ब्लड टाइप का दिख रहा था, उसमें बहुत ही ज्यादा पावर होती है। हम देखते हैं वो एक ही बार में जो शाइमन मतलब कि क्यान होता है उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जिसके बाद गंथर कहता है कि आखिरकार जिन स्किल्स को तुम पहले यूज किया करते थे उन्हें क्यों यूज नहीं कर रहे हो। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से क्यान को हरा देगा। वो बोलने लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी साइमन, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर क्यान आकर गिरा था उसके नीचे से जो ह्यूमंस के रिमेन्स होते हैं उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो निकलने लगते हैं। जिसके बाद जो गंथर होता है वो उसे उठाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें पता है ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों मौजूद है, क्योंकि वो काफी ज्यादा यूजलेस और वीक हुआ करते थे। इनकी प्लेस जो जंकयार्ड में होती है वो जंक के समान होती है, क्योंकि जो लैम्स्टर है वहाँ पर पूरे जो ट्रेस लोग होते हैं वो ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं वो अपनी हाथ की पावर से उस स्कल को भी क्रश कर देता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो बताता है लीजा और जो लोग छोटे हुए करते थे उन्हें गार्बेज के अंदर यहाँ पर रहना पड़ता था, और जो गंथर था वो हमेशा लीजा को प्रोटेक्ट किया करता था। हम लोगों ने सारी यहाँ पर मेहनत की, हर पूरी कोशिश की थी सर्वाइव करने की इस हेल्स प्लेस में, लेकिन हमें इसके लिए काफी ज्यादा झेलना पड़ा था। मैं किसी भी के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और जो हाथ हमारे ऊपर उड़ते थे मैं उन्हें भी यहाँ पर खत्म करने की पूरी कोशिश करता था। जिसके बाद मेरी नजर एक यहाँ पर बॉय पर पड़ी। जिसके बाद हमें दिखाते हैं एक बंदा चिल्लाने लगता है जो मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और हमें यहाँ पर माफ कर दो, हम दोबारा ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि एशेल होता है जो कि लैम्स्टर में आकर सभी लोगों को मारे जा रहा था, और उसी ने गंथर को और लीजा को भी बचाया था। गंथर बताने लगता है उस दिन जो बॉय था उसने पूरे जो मैनेजर होता है जंकयार्ड के और जो बाकी के यूजलेस पीपल थे उन सभी को एक एक करके मार दिया था जो लोग हमें हरास किया करते थे। इसके बाद वो ल्यूमिन एकेडमी के लिए चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर उसे फन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने सारा जो क्लीन अप था जंकयार्ड का गार्बेज था उसे पूरी तरीके से क्लीन कर लिया था। और इन द एंड वो गंथर से कहता है कि मैंने यहाँ पर जो सारा का सारा ट्रेस था उसे साफ कर दिया है और तुम लोग सेफ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और गंथर बताता है जिसके बाद जो उसका एंजेलिक फेस था मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। मैं उसे काफी ज्यादा एडमायर किया करता था, मैं उसके जैसा बनना चाहता था, और उसी के बाद जो मेरी लाइफ थी वो चेंज होती चली गई। मैंने हमेशा सपना देखा था कि मैं भी जो लैम्स्टर का सारा गार्बेज है उसे पूरी तरीके से क्लीन कर सकूं, लेकिन स्लोली कुछ और ही होता चला गया। मैंने सोचा था स्लोली मैं अपनी फोर्स को एक्सपेंड करूंगा, और इवन जो मैनेजर है जंकयार्ड का उसे भी खत्म कर पूरे जो जंकयार्ड है उस पर मेरा हुक्म चलने वाला है। इसी कारण मैंने जो लैम्स्टर केज है उसमें पैसे कमाने के लिए फाइट करना चालू किया था, लेकिन मैंने एक बंदे को वहाँ पर मार दिया था जिस कारण से मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। जिस पर्सन को मैंने मारा था वो एक गार्बेज ही था, और उसे मारकर मैंने कोई भी गलत चीज नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर वो लीजा जो होती है उसके साथ उसके सारे कॉन्टेक्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात से भी आगे चल के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है
कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जंकयार्ड के साथ एक बन चुका हूँ और उसका सपना यही होता है कि एक दिन वो पूरी सारे जो जंकयार्ड के गार्बेज होते हैं उसे पूरी तरीके से क्लीन कर देगा। इसी चीज को उसने डिसाइड किया था। हम करंट में आ जाते हैं। एमसी कहने लगता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास की बात कर ली और तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। गंथर शॉक्ड हो जाता है। आगे एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर सी लेकिन देख नहीं सकते कि मैं परफेक्टली फाइन हो चुका हूँ, मेरे पास कोई भी यहाँ पर बाउंड मौजूद नहीं है और इसके बाद जो है तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी मुझे मारने के लिए। हम देखते हैं जो गंथर था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हंसते हुए कहने लगता है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और मैं अपनी पूरी पावर को यूज करने वाला हूँ जो भी मेरे पास बची हुई है। हम देखते हैं अपनी जो हैंड की पावर होती है उसमें काफी ज्यादा जो मेटलिक रॉड और मेटल के जो सारी चीजें होती हैं उन्हें भी मर्ज कर लेता है। जो उसकी स्किल्स होती है एपेक्लिप्स, उसके कारण उसका हाथ जो था वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है और उसमें बहुत ही ज्यादा पावर भी आती जा रही थी। वो एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है देन हमें अपनी जो पावर है उसे पूरी तरीके से शो कर देना चाहिए और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। उसे देखकर एमपी सोचने लगता है कि ये उसके हाथ में जो मौजूद है वो एक आर्टिफैक्ट हो सकता है। आखिरकार उसे इस तरीके का जो एंशिएंट रेलिक है वो कहां पर मिल सकता है। हम देखते हैं वो जो गंथर होता है वो अपने दूसरे हाथ में एक रेलिक को रखा हुआ था। वो बताने लगता है इस रेलिक का नाम ग्रेविटी चैम्बर है। इसको यूज करने के कारण ये माना के यूज करने पर एक ग्रेविटी रूम बना देता है। अगर तुम जिस लोकेशन पर चाहो उसे वहां पर चूज कर सकते हैं और हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट का यूज कर एमसी को उस केज के अंदर बंद कर देता है। उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो 20 टाइम्स तक बढ़ जाती है। एमसी को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी और गंथर को लगने लगता है गॉडनेस तुम काफी ज्यादा अच्छे से होल्ड बैक कर रहे हो और लेकिन यही उसके पास चांस था अटैक करने के लिए और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एमसी था वो थोड़ा शांत हो जाता है और तुरंत ही एक जोरदार जंप लगाता है और गंथर के पास सीधे पहुंच जाता है। गंथर ने आप कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता और एमसी उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से जो गंथर था वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि उस ग्रेविटी चैम्बर के अंदर उसे मूव करने में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। आखिरकार वो उसे सेटल कर बाहर कैसे आ सकता है। हम देखते हैं जो पंच था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। गंथर की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और जिसने वो मेटेलिक हैंड बनाया था अपने ब्लड और मेटल को यूज कर वो भी पूरी तरीके से टूट चुका था। गंथर को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे हो सकता है। तभी एमसी अचानक से उसके पीछे आकर ऊपर से भी उसे एक जोरदार पंच करता है और साथ ही में एमसी कहता है मैं उस चीज को क्रश कर दूंगा जो तुम्हारे पास है, बस तुम्हारे जो ईयर्स है मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं गंथर काफी ज्यादा घबरा चुका था लेकिन जो पंच था मतलब की किक होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जो गंथर था वो सीधे जाकर जमीन में गिरता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके अंदर काफी ज्यादा जो मेटलिक्स रॉड थे वो भी शरीर के अंदर घुस चुके थे और उसे पता चल जाता है कि वो अब मरने वाला है और वो कहता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि मैं और भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता और उसे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं था। वो बताता है जो चाइल्ड थी जैसे कि वो लैम्स्टर के अंडर बोर्न हुई है तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो बड़े जाकर यहाँ पर गार्बेज बनने वाली है जैसे कि मैं और लीजा बने हुए करते थे। जो रूल ऑफ द सिटी है उसे ओनर के द्वारा बनाया गया है और इसे यहाँ पर कोई भी नहीं बदल सकता। जिसके बाद में बताने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ पर ऐसा कुछ करना कि जो हमारे और लीजा के साथ हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना हो। और इस चीज को सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शौक था। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो कहता है कि मैं इसे जरूर से करूंगा और जो गंथर था वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन एमसी अभी भी कंफ्यूज था कि आखिरी के जो उसके वर्ड होते हैं वो उसकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट में लग रहे थे। जिसके बाद वो उसी बॉक्स के पास आ जाता है जहाँ पर उसने इस लड़की को यहाँ पर बंद करके रखा था। तभी जो शाकुरा मतलब की जो लीजा होती है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगता है आखिरकार क्या चल रहा है। वो देखती है कि जो गंथर था वो मर चुका था और उसे ये मालूम था कि यहाँ पर आने के बाद उसे गंथर की बॉडी तो जरूर से मिलने वाली है। जिसके बाद वो बताने लगती है और अपने गार्ड से कहती है कि जो पीआई पे है उसकी सेफ्टी को तुम्हें इंश्योर करना होगा और पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। गार्ड भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो साइमन था वहीं साइड में मौजूद था। वो बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। जिसके बाद हमें बताते हैं लैम्स्टर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है और उन सभी के बीच में जो लॉन्चर केव होता है वो मौजूद होता है जहाँ पर सभी प्रकार की जो फाइट्स होती हैं वो की जाती हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो सिटी की सिक्योरिटी उसे मेंटेन करके रखे। यहाँ पर एक लॉलेस प्लेस है जहाँ पर कोई भी कभी भी और कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़े बहुत सिस्टम है वो बना कर रखे हैं जिससे आसान तरीके से जो लैम्स्टर है उसे रूल किया जा सके। हमें बताते हैं इसके अंदर जो मैनेजर होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पिछली लाइफ में कियान और एशल को देखते हैं। कियान कहने लगता है आखिरकार तुम इस जैसी प्लेस को कैसे कॉन्कर करने वाले हो जहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर वो एक नॉर्मल कंट्री होते तो उनके खिलाफ हम बार को भी छेड़ सकते थे और उन्हें एक ही बार में बाइट कर सकते थे। लेकिन आखिरकार अभी इस कंडीशन में तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और वो एशल से कहने लगता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाकर जो सारे मैनेजर हैं उन्हें एक बार में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन एशल उससे कहता है कि इस चीज के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। आखिरकार बहुत लोग खुद ही अपने आप से ही खुद ही को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। हमें कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सिंपली वहाँ पर एक समय पर जाना है और उस समय का फायदा उठाकर उस प्लेस को टेक ओवर करना है। एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इस चीज के लिए इतना ज्यादा कैजुअल और इतने काम होकर कैसे कह सकता है और वो इतना ज्यादा सर्टेन क्यों है कि वो एक दूसरे को यहाँ पर मार देने वाले हैं। तो जो एशल होता है वो बताता है क्योंकि जो सिटी है वो पूरी तरीके से रोटन हो चुकी है। उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से रोटन हो चुकी हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस प्लेस को बड़ी अच्छे से देखा है। एमसी बताने लगता है ये मुझे अभी भी काफी ज्यादा बॉदर करता है। आखिरकार उस चीज के लिए वो इतना ज्यादा सर्टेन कैसे था। लेकिन जो एशल था वो इस चीज में काफी ज्यादा सही था। उसने जो भी चीजें कही थी वो सारी चीजें सही कही थी। जो सिटी है वो पूरी अपने कोर तक रोटन हो चुकी है और मैं इस सिटी को जो रूट्स हैं रोटन रूट्स होते हैं उन्हें पूरी
तरीके से डिग करके बाहर निकालने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो एक प्लेस पर बैठा हुआ होता है और एक कप में उसके कुछ मिला हुआ होता है। हम देखते हैं उसके अंदर कुछ अलग प्रकार की एनर्जी टाइप की निकल रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो है, इस चाय को यहाँ पर ड्रग्ड किया गया है। हम देखते हैं उसके बाजू में और कोई नहीं बल्कि डेल्किया होती है। वो समझ जाता है कि इस चीज का यहाँ पर यूज कर तुम मुझे पैरालाइज करना चाहती हो। आगे डेल्किया कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन्विटेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि तुम आज रात यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तभी एमसी कहने लगता है हाँ मैं एंजॉय करने वाला हूँ, जैसे कि जो स्पेशलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। डेल्किया को लगने लगता है क्या यहाँ पर इसे कोई शक हो गया है। वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं जो एमसी था वो एक बार में उसे पी जाता है। इस बात से डेल्किया भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन तभी एमसी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और डेल्किया काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि उसका जो प्लान था वो पूरी तरीके से काम कर चुका है और जो चाइल्ड है अब वो मेरा हो जाने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट ग्रे मर्चेंट यूनियन में देखते हैं उसे न्यूज मिल जाती है जो डेल्किया है उसने साइमन को कैप्चर कर लिया है और वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में जो मर्चेंट था वो बताने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा सीन की बात है, मैंने गंतर को जो ग्रेविटी चैम्बर था उसे दिया था, लेकिन वो उसके सहारे भी ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं हरा पाया। उसे नहीं पता था कि ग्राम एसोसिएशन से मैंने उसे कितनी ज्यादा मुश्किल से फाइंड किया था, लेकिन वो कहता है ऑलराइट, मुझे जब जो डीमोनिक स्वॉर्ड मिलने वाली है तो मैं उस चीज को कवर कर सकता हूँ। और वो लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा शैडो से निकलकर उसके पीछे आ जाता है। वो बताने लगता है लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रही है, क्योंकि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा स्मूथली तरीके से नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो मर्चेंट था वो कहता है कि तुम यहाँ पर बददुआ लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हम देखते हैं वो बंदा फिर भी कहता है कि मेरे इंस्टिंक्ट जरूर से कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मर्चेंट उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि उसने लगने लगता है कि जो शैडो है उसे भी यहाँ पर उसकी जो डीमोनिक स्वॉर्ड है उसके ऊपर उसकी नजर जा सकती है। हम देखते हैं वो तुरंत ही डेल्किया के पास जाने लगता है और सभी को चिल्लाते हुए रास्ते से कह रहा था मेरे रास्ते से यहाँ पर हट जाओ, और तुरंत ही डेल्किया के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हम डेल्किया को देखते हैं उसने साइमन को बिस्तर के ऊपर लिटा कर रखा था और कहता है कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हो और चाहो तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा आराम कर रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने जो मजेदार फन है उसे स्टार्ट करने वाली थी। लेकिन तभी जो मर्चेंट था वो कहने लगता है मुझे उसकी बॉडी की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस उस आइटम की जरूरत है जो उसके पास मौजूद है। तो डेल्किया कहती है मैंने ऑलरेडी उससे वो चीज को यहाँ पर ले लिया है। तभी जो मर्चेंट था वो बताने लगता है कहाँ पर है वो चीज, मुझे वो चीज यहाँ पर चाहिए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और कहता है जल्दी से मुझे वो चीज मेरे पास दे दो। तभी हम डेल्किया को देखते हैं, वो कहती है इतने ज्यादा तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं। और हम देखते हैं पर्दे के पीछे कुछ उसने छुपाया होता है। वो बताता है तुम इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाले हो, और उस पर्दे को वो खोलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं पर्दा खुलते ही हमें दिखाते हैं कि जो मर्चेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो डेल्किया थी वो बंधी हुई होती है, साथ ही में और जो बंदे थे वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस चीज को देखने के बाद जो आजू बाजू उसके जो पर्सन मिलते लगे लड़के खड़े हुए होते हैं उन्होंने उसे पूरी तरीके से जमा दिया था, मतलब कि एक प्रकार से वो मर चुके हुए होते हैं, और इन सभी को डेल्किया ने अपनी पावर की मदद से किया था। तभी जो मर्चेंट है उसकी नजर बीच में जाती है जो कि डेल्किया होती है, और उसे काफी ज्यादा कुटाई भी हो चुकी होती है। वो बताने लगता है अगर डेल्किया वो है तो मैं यहाँ पर कौन हूँ। तो जो यहाँ पर लड़की होती है वो बताने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इतने ज्यादा रूड होने की कोई भी जरूरत नहीं, और वो फिर अपनी पावर की मदद से अपने चेहरे को यहाँ पर पूरी तरीके से बदल लेती है। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि ये डीमोनिक स्वॉर्ड कैरम होती है। वो बताने लगते हैं जिस चीज को तुम्हें इतनी ज्यादा पाने के लिए तड़प रहे थे, आखिरकार तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, ये मैं हूँ डीमोनिक स्वॉर्ड। इस चीज को देखने के बाद जो बंदा था वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उसका मुंह काफी ज्यादा बड़ा हुआ खुल जाता है, उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार जो डीमोनिक स्वॉर्ड है वो ह्यूमन के फॉर्म में कैसे ले सकती है। तभी एमसी बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। जो मर्चेंट था वो घबरा जाता है और कहने चिल्लाते हुए कहने लगता है शैडो असैसिन स्क्वाड कहाँ पर हो तुम, जल्दी से आकर मुझे बचा लो। एमसी कहता है तुम जरूर से, बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हो, और उसके प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए उसे चुप कर देता है। हम देखते हैं जो मर्चेंट था अपने घुटनों पर आ जाता है और एमसी के पास आकर कहने लगता है मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन एमसी कहने लगता है अगर तुम्हें अपनी शैडो स्क्वाड के पास जाना है और तुम्हें उन्हें इतने ज्यादा मिलने के लिए तड़प रहे हो तो मैं उनके पास तुम्हें पहुंचा देता हूँ। और वो अपनी एक टेक्निक क्रिएशन स्पेड का यूज करने लगता है जो कि फॉग स्वैम्प होती है, उसके जरिए हम देखते हैं जो मर्चेंट था वो उसे पूरी तरीके से उस स्वैम्प के अंदर निगल लेता है। और निगलते हुए हम देखते हैं जो एमसी था वो बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि गंतर को जो आर्टिफैक्ट दिया था वो तुम्ही ने दिया होगा, और साथ ही में जो डेल्किया को पैरालिसिस मेडिसिन दी थी वो भी तुम्ही ने दी होगी। तो जो मर्चेंट था वो उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी इस तरीके की चीजें दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन एमसी कहता है कि हाँ मैं इस चीज को यहाँ पर गारंटेड करता हूँ कि तुम दोबारा इस तरीके की चीजें कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, और एक स्माइल के साथ उसे गुड बाय कह देता है। मर्चेंट यहाँ पर उसकी जान के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो टेक्निक थी उसके अंदर चले जाता है। बहुत सारे लोग हमें वहाँ पर दिखाए जाते हैं, उसकी जो सारे शैडो असैसिन की स्क्वाड होती है वो पूरी उसी के अंदर मौजूद होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कैरम से कहने लगता है सिर्फ यहाँ पर डेल्किया बची हुई है, उसका क्या करने वाला है। लेकिन कैरम कहती है कि मैं उसे अच्छे से देखभाल करने वाली हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जाते हुए एमसी कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैरम कहती है हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो डेल्किया के पास जाकर कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओनर के ऊपर अपने हाथ को यहाँ पर डालने की। और वो एक काफी ज्यादा इविल स्माइल देती है और कहती है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर अवेक हो और तुम सब कुछ सुन रही हो, तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने लिए, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक्जैक्टली जो 1000 पीसेस हैं उनके अंदर डिवाइड करने वाली हूँ। जो डेल्किया थी वो
माफी मांगने लगती है। वो बताती है मैंने गलती की है, मुझे पता है कि आखिरकार मैं इस तरीके की गलती अब दोबारा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन जिसके बाद जो कैरम थी उसकी धुनारा यहाँ पर लगाने लगती है और बहुत ही ज्यादा रूम के अंदर से आवाज आने लगती है। एमसी यहाँ पर सुन रहा था और बताने लगता है कि वो उसे प्रोबेबली काफी ज्यादा पीटने वाली है। तभी उस जो एमसी था उसे जो फैमिलियर ऑरा था वो महसूस होने लगता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक फॉग था वो उसे दिखने लगता है। वो समझ जाता है ये ब्लैक मतलब की फॉग डोमेन आ चुका है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि लिंजे नोलफॉल की थी। वो बताने लगते है तुम्हारी जो फेस है वो काफी ज्यादा अभी फनी लग रहा है। इसके सामने और से जो फॉग था वो दिखाई देता है। वो बताता है मेरा नाम लिंजे नोफॉल्प है और मैं जो लैमस्टर की मैनेजर है उनमें से एक मैनेजर्स में भी एक हूँ। हम देखते हैं वो एमसी के सामने आ जाती है और एमसी इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि ये लड़की जो है वो भी एक मिस्ट का पार्ट है। तभी जो लिंजे होती है वो बताने लगती है मुझे लगा था जो सेरिका है उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। पहले ये काफी ज्यादा जस्टिफाई भी करता है और इस चीज को इस जरिए से तुम एक्सप्लेन भी कर देते हो कि आखिरकार तुम बाकी की जो मैनेजर है उन्हें जाकर क्यों मान रहे हो। तो एमसी कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा समझने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, जैसा कि अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाला और मैं अपने जो सीनियर उसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मतलब की रिस्पेक्टेड तरीके से ग्रीट करूंगी या फिर मैं तुम्हें एक ट्रेटर की तरह यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जो लिंजे थी वो बताने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर गलत बिल्कुल भी मत समझो क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम यहाँ पर फाइट करने वाले हो। तभी एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। एमसी को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि जो तीसरा इंसान है वो कौन आ चुका है। तभी हम देखते हैं जो लिंजे थी वो बोलने लगते हैं तुम्हें इसे हेलो कर देना चाहिए। एमसी उस चीज को देखकर मतलब कि उस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लीजा होती है और उसकी आंखों में से यहाँ पर काफी ज्यादा क्लिंग इंटेंट नजर आ रहा था। लिंजे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग पहले से एक दूसरे को तो जानते ही होगे। तो लीजा कहने लगते हैं यस मिस लिंजे तुमने यहाँ पर सही कहा, जो साइमन है मैं तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करने वाली हूँ। और वो काफी ज्यादा अपनी किलिंग इंटेंट के साथ पावर को रिलीज कर रही थी और तुरंत ही लीजा क्यान के ऊपर अटैक कर देती है। क्यान उसे अलग करने के लिए कहता है, वो बताता है तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो लीजा थी वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो उसे बेहोश कर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक ब्लड थ्रस्ट वेव का यूज करता है और लीजा को काफी ज्यादा दूर धकेल देता है। लेकिन हम देखते हैं जो लीजा थी उसने उस अटैक को बड़ी आसानी से झेल लिया था। क्यान था वो शॉक भी होता है और खुश भी हो रहा था कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छे से की गई है क्योंकि जो अटैक था वो इतना ज्यादा इजी नहीं था। तभी लिंजे वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम बड़ी आसानी से उसे मार सकते हो लेकिन आखिरकार तुम इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तो क्यान बताने लगता है आखिरकार तुम कितने ज्यादा लंबे समय तक जो फॉग है उसमें छुपने के बारे में सोच रही हो। तो लिंजे कहने लगती है मैं तो बस यहाँ पर जो सेरिका है उसने जिस चाइल्ड को ट्रेन किया है और साथ ही में जिसे मैंने ट्रेन किया है उनमें से देखना चाहती हूँ कि उन दोनों में से कौन जीतने वाला है। रमजी सोचने लगता है कि ये ऑलमोस्ट सेरिका को भी जानती है, आखिरकार इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लिंजे कहती है कि तुम्हें कहीं और फोकस करने की जरूरत है। जो लीजा थी वो एमसी के ऊपर अपने निंडल सोवर नाम की टेक्निक से अटैक कर देती है। बहुत सारे जो नाइफ जैसे सोवर्स होते हैं वो एमसी के ऊपर गिरने लगते हैं लेकिन वो बड़ी आसानी से उन्हें टॉर्च करते जा रहा था। लेकिन जो लीजा थी वो तुरंत ही एक और अटैक को कर देती है और वो बिल्कुल एमसी को मारने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद जो लीजा थी वो बताने लगती है मैंने गंथर के साथ भले ही सारे जो रिलेशनशिप है उन्हें खत्म कर दिया हो लेकिन तुम्हें उसकी लाइफ के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर से चुकाना होगा। ध्यान देखता है कि उसकी आंखों में जो था वो खून अलग ही दिखाई दे रहा था। वो बताने लगते हैं ऐसा लगता है कि इसके अंदर की जो शैडो पर्सनालिटी है उसे किसी ने एक्टिवेट कर दिया है और ये कोई नहीं बल्कि लिंजे कर सकती है। लेकिन वो बताने लगता है ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी कि तुमने अपने डिस्टेंस को इतनी ज्यादा पास कर लिया। और जो क्यान था वो तुरंत ही उसके गले को पकड़ लेता है और नीचे जाकर जमीन पर लिटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी नाइफ को फेंकते हुए वो एक जोरदार गूंजा लगाता है जिससे जो लीजा होती है वो एक ही बार में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जो एमसी था वो लिंजे से कहने लगता है कि अब हम लोगों के बीच में कोई भी नहीं आने वाला, आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती। लिंजे कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें ऑलरेडी पता हो जाना चाहिए जो फॉग डोमेन है वो ही मैं यहाँ पर हूँ। तो क्यान कहने लगता है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था कि तुम भी मिस्ट की जो मेंबर हुआ करती हो लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हूँ कि तुम एक ट्रेटर हो और एक साथ में थीप भी हो। लिंजे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। एमसी बताता है कि जो रिंग तुमने पहले यूज की थी वो एक हैंड भरी रिंग है। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? जो एक आर्टिफैक्ट है जो तुम्हें हर चीज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, भले ही वो माना डिविनिटी अथॉरिटी या फिर जो कुछ भी हो, तुम सभी चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम इस चीज को यूज कर रही हो और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो कि तुम एक मिस्ट की मेंबर हो और मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर तुम्हारे जो हाथ है वो कहाँ पर लग चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ पर एक फेक मिस्ट मेंबर हो। इस बात को सुनने के बाद जो लिंजे थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम मुझे टोंट करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं वो अपनी रिंग को पावर को यूज कर बताने लगते हैं कि तुम अब मेरी एब्सोल्यूट जो पावर है उसको देखने वाले हो और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एमसी सोचने लगता है कि जो मैं चाहता था वही होने वाला है। लिंजे अपनी ब्लैक फॉग गॉड्स पावर को यूज करने लगती है जो कि फॉग होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक डूम टाइप का एक डोमेन बनने लगता है जिसके अंदर लीजा और एमसी दोनों ही आ जाते हैं। एमसी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लिंजे कहने लगती है जो रिल्म है उसके अंदर सिर्फ मैं ही एंटर कर सकती हूँ और इसके अलावा जो डोमेन होता है उसके अंदर मेरे अलावा कोई भी मूव नहीं कर सकता, भले ही तुम्हारे पास कितनी ज्यादा प्योर पावर क्यों ना हो। लेकिन अब इस समय जो सारी पावर है वो पावर लेस हो चुकी है। आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और यही जो रियल पावर
पावर होती है वो होती है, हम देखते हैं वो अपने एक अटैक को तैयार करने लगती है और एमसी से कहने लगती है कि अब तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए, तुम्हारा जो समय है वो खत्म होने के लिए आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जो कैरम थी उसकी आवाज आती है, वो बताती है मैंने फाइनली तुम्हें फाउंड कर लिया। और आखिरकार जिस छोटी सी जो सिटी रियल में उसके बारे में तुम इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के क्यों बात कर रही हो। जो लिंजे थी वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके डोमेन में क्रैक होने लगता है और उस डोमेन को फाड़ते हुए कैरम वहां पर आ जाती है। वो बताने लगती है आखिरकार तुम मेरे ओनर के पीछे क्यों पड़ी हो। लिंजे काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और मन में सोचने लगती है कि उसने मेरे रियल को इतनी आसानी से तोड़ दिया, और क्या इसका मतलब ये है कि वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने की जो ब्लैक गॉड होता है फॉग का। और वो काफी ज्यादा डरने भी लगती है। वो बताने लगती है अदर देन आयरू इस चीज को यूज करने के लिए सिर्फ 1% वहां पर बचता है। तभी हम देखते हैं कैरम वहां पर पूरी तरीके से डोमेन को यहाँ पर फाड़ते हुए आ जाती है। वो बताने लगती है आखिरकार तुम सभी लोग उस चीज को टारगेट करने के बारे में क्यों सोच रहे हो जो मेरा है। आखिरकार मुझे तुम्हें कितने ज्यादा पीसेस में तोड़ देना चाहिए तुम्हारी इस गलती के लिए। और जो लिंजे थी वो भी समझ जाती है ये और कोई नहीं बल्कि डीमोनिक स्वॉर्ड कैरम है। कैरम कहने लगती है पहले मुझे सबसे पहले जो रिल्म है इसे डिस्ट्रॉय करने दो। और वो अपनी एक चुटकी से ही उस पूरी रिल्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो लिंजे थी उसे इस चीज का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तभी क्यान कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा लंबा समय कहाँ पर लग गया। तो कैरम सोचने लगती है आखिरकार ये मुझे अभी भी कंप्लेन क्यों कर रहा है जबकि मैंने इसकी जान बचाई है। एमसी कहने लगता है कि ये और भी ज्यादा लंबे समय जाता तो ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता था। अभी लिंजे कहने लगती है कि चुप रहो, यहाँ पर कोई भी रास्ता हो ही नहीं सकता कि तुम सक्सेसर होने वाले हो क्योंकि 300 सालों से ज्यादा समय हो चुका है, यहाँ पर कोई भी सक्सेसर अभी तक नहीं आया और आखिरकार तुम्हारे जैसा एक बच्चा एक चूजन बन कैसे हो सकता है। कैरम एमसी से कहने लगती है आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। एमसी बताता है मैंने उसे काफी ज्यादा तंग किया है कुछ टाइम पहले। जो लिंजे थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आते जा रही थी, कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। वो कहने लगते है तुम एक किड हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बताने लगते है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे नीचे दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करो क्योंकि तुम एक फेक सक्सेसर हो। और तभी जो एमसी था वो कैरम को यूज करने लगता है और बताता है कि अगर इसकी जो पर्सनालिटी है इस तरीके से रही तो इसका तो बात तो पक्का है कि वो एक कोड असेसिन कभी भी नहीं बन सकती। और वो अपनी फॉग स्वॉर्ड रेसलिंग फॉग स्टॉर्म को यूज करने लगता है और हम देखते हैं लिंजे और एमसी के बीच में काफी ज्यादा फेस फाइट होने लगती है और वो लिंजे को काफी ज्यादा दूर रखेल देता है। हम पे बताते हैं जो एमसी था वो कहने लगता है क्या तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि नहीं। और कैरम कहती है अगर तुम्हें अभी भी नहीं हो रहा तो मुझे तुम्हें जो रियल डिवाइन अथॉरिटी है उसे यूज कर बताना होगा। लिंजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हम बताते हैं कि जो कैरम थी वो ब्लैक फॉग की पावर को यूज करने लगती है। लिंजे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो एमसी था वो एडमंड नाम की टेक्निक को यूज कर रहा था जिस वजह से वो एक बहुत ही बड़ी माना एनर्जी की बॉल को बना लेता है और कहने लगता है अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम इसे ब्लॉक करने की कोशिश करो, भले ही तुम्हारी जो लिटिल रिंग है उसकी पूरी पावर लगा दो। लिंजे काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान थी और काफी ज्यादा डरने भी लगती है। एमसी उसके ऊपर अपनी पावरफुल बॉल से अटैक कर देता है और जो लिंजे थी वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो उस बॉल को अपने तरफ आते हुए देखती जा रही थी। तभी सीन हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर टेंपल ऑफ ब्लैक फॉग दिखाते हैं। सारिका लिंजे से कहती है क्या तुम पक्का हो यहाँ से जा रही हो। सारिका लेकिन लिंजे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो सक्सेसर है उसका इंतजार करते हुए मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तो सारिका कहती है ऑलराइट तुम जा सकती हो, लेकिन ये काफी ज्यादा सेम की बात है। लिंजे कहने लगती है क्या तुम मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए, तो क्या तुम मुझे मारने के लिए आने वाली हो। सारिका कहती है कि नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा जो बैड गाइस हैं वो बचे हुए हैं। आखिरकार मैं तुम्हारे पीछे क्यों आने वाली हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन हाउएवर जिस दिन तुम्हारा रास्ता किसी और तरफ चला जाता है तो मैं तुम्हें प्योरीफाई करने के लिए जरूर से आऊंगी और अगर वो टाइम आया है तो मैं उस इक्विपमेंट को भी जरूर ले लूंगी जो तुमने स्टोलन किया है। वैसे भी अभी इस बारे में किसी को भी नहीं बता तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम्हें उसे ले जा सकती हो। वो लिंजे से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए अच्छा बनकर रहना होगा। और जो लिंजे थी पहुंचती हुई चली जाती है और सोच रही होती है कि इस तरीके से जो सारिका का और मेरा रिलेशनशिप था वो खत्म हो जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देती है क्योंकि वो अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहती थी और अपनी खुद की जो पावर है उसे रिकॉग्नाइज कराना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए जो सक्सेसर है उसका वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और उसे लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता तय कर चुकी है। लेकिन आखिरकार ये चीजें कैसे हो चुकी है, हम देखते हैं उसकी आधी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसका एक आर्म गायब हो चुका था और वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है। क्यान कहता है क्या तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड मौजूद है। लिंजे थोड़ा शांत रहती है और कहती है कि तुम सारिका से यहाँ पर जरूर से कह देना। एमसी उसकी बातों को सुन रहा था। लिंजे कहती है कि मैं यहाँ पर गलत थी, जो एंड है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल है और वो उससे कहती है कि मुझे ज्यादा यहाँ पर तड़पाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे एक ही बार में यहाँ पर खत्म कर दो। तो एमसी उसकी बातों को मान लेता है और अपनी ब्लैक पॉकेट टेक्निक से उसे वहीं पर खत्म करने लगता है और साथ ही में सोचता है कि यहाँ पर कोई भी अपने जो डाउनफॉल है उसे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी इस चीज को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर
पाया था, जिसके बाद जो डोमेन था वो खत्म हो जाता है और जो डोमेन था वो सीधे होटल के साथ कनेक्टेड था। हम देखते हैं जो लीजा थी वो भी होश में आ जाती है और वो बताने लगती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और साथ ही में मुझे मिस्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा जरूर की जानकारी हो चुकी है। क्या तुम मुझे भी यहाँ पर मार देने वाले थे? क्या आखिरकार तुम मुझे जिंदा वापस क्यों छोड़ रहे हो? एमसी कहने लगता है खैर क्या तुम यहाँ पर इस चीज को दूसरों से कहने वाले हो, लेकिन वो मना कर देती है। तो एमसी कहता है तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो लीजा कहने लगती है आखिरकार मैं अब यहाँ पर क्या करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं जो लोइस और बाकी सभी दोस्त के गार्ड होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। लोइस काफी ज्यादा चिंता लग रही थी, वो कहने लगती है कि तुम अचानक से गायब हो चुकी थी, मुझे काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। जो लीजा थी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। लुइस बताती है कि मुझे यहाँ पर लगा था कि तुम बहुत ज्यादा लंबे समय तक लौटी नहीं और मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर फिर से जाने वाली हो। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो लीजा को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। लीजा बताती है कि यहाँ पर हमें सेपरेट होने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें तो बस कुछ ही समय के लिए अलग हुए थे, तुम्हें चेयर अप करना चाहिए, तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं। तो एमसी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस प्लेस को मैनेज करने की जरूरत है। जैसा कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभी जा चुका है तो तुम अपनी पूरी कोशिश करना और तुम ये जरूर से करना कि जो लोइस है वो तुम्हारे जैसे और जो गंता जैसे है उसकी लाइफ को बिल्कुल भी ना चाहिए। लीजा भी इसके लिए समझ जाती है। एमसी लोइस से कहता है कि तुम्हें लीजा की बातों को मारना होगा और वो वहाँ से जाने लगता है। लीजा कहती है कि तुम वापस से कभी आने वाले हो कि नहीं। एमसी कहता है शायद मैं यहाँ पर आऊँ। तो लीजा यहाँ पर शर्माते हुए कहती है तुम्हें जरूर से आना होगा और एमसी वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मैं यही आशा करूंगा कि जो सीन मेरी पिछली लाइफ में मैंने देखा था लैम्स्टर का होते हुए वो इस साल मतलब इस लाइफ में मुझे देखने को बिल्कुल भी ना मिले। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एमसी यहाँ पर अपने मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं सारिका भी वहीं पर मौजूद थी। वो कहने लगती है तुमने यहाँ पर अपना जो मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला था। एमसी कहता है कि तुमने मुझे वहाँ पर भेजा और तुम्हें मालूम था कि ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है। तो एमसी बताते हैं तो इसमें बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो सारिका कहने लगती है हाँ मुझे पता था कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। जिसके बाद एमसी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जो लिंजे है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वो भी यहाँ पर मिस्ट की पार्ट हुआ करती थी? सारिका बताती है हाँ वो हमारे मिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी, हम दोनों ने साथ में ट्रेन किया था, लेकिन उसे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण से वो अपने रास्ते अलग चली जाती है और साथ ही में जाते समय उसने इस रिंग को भी यहाँ पर ले लिया था जो कि सिर्फ हॉल मास्टर को पास डाउन किए जाती है, लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सारिका कहती है पहले ये रिंग मेरी होने वाली थी लेकिन आखिरकार अगर तुम इसे चाहो तो इसे रख सकते हो। एमसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो बताता है कि मुझे लगा था कि तुमने इसी रिंग को वापस लाने के लिए मुझे इस मिशन पर भेजा था और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। लेकिन जो सारिका थी वो बताती है कि मुझे आखिरकार अब इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी हूँ। एमसी कहता है आल्दो तुमने मुझे इसे लेने के लिए भेजा था लेकिन ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तभी कैरम आ जाती है और बताती है मुझे ऐसा लगता है कि जो सारिका है वो लिंजे से काफी ज्यादा यहाँ पर नफरत करती थी, इसी कारण से उसने उसे मारने के लिए भेजा था क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानती थी। तो सारिका कहती है कि मैंने उससे कहा था कि तुम्हें अपने अच्छे रास्ते पर जाना है, मैंने अपने प्रॉमिस को सिर्फ पूरा किया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। एमसी सोचने लगता है या वो यहाँ पर देखना चाहती है कि मैं भी इस जो रिंग की पावर है उससे गलत रास्ते पर जाता हूँ कि नहीं। जिसके बाद वो सारिका से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर वार्न करना चाहती हो या फिर समथिंग लाइक दैट कि अगर तुम मतलब कि फिर से इसकी पावर के अंदर चले जाते हो और एक गलत रास्ते को चूज कर लेते हो तो मैं तुम भी यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन के सब्जेक्ट हो फ्यूचर में जाकर होने वाले हो। तो कैरम भी इस चीज को सोचने लगती है। एमसी कहता है कि तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं एक सक्सेसर हो चुक सकता हूँ? सारिका कहने लगते हैं मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहती थी कि आखिरकार जो ह्यूमैनिटी के ऊपर डिजास्टर आने वाला है या पर एक हीरो आने वाला है और क्या तुम्हें नहीं लगता कि जैसे जो टेस्ट होने वाला है वो एक सक्सेसर के लिए एक नॉर्मल होने वाला है और ऐसा भी हो सकता है जो कैरम ने है उसने तुम्हें चूज करके काफी ज्यादा एक गलत डिसीजन भी लिया होगा। इस बात से जो कैरम थी वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और एमसी समझ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हमें ल्यूबिन एकेडमी के डीन के ऑफिस में दिखाया जाता है। वो बताता है कि जो नीला स्ट्रक्चर थी उसके गायब हो जाने के बाद जो स्टूडेंट है उनके बीच में काफी ज्यादा घबराहट जो है वो बढ़ चुकी है और मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा बर्डन होने वाला है तुम्हारे शोल्डर के ऊपर, स्पेशली कि जब तुम यहाँ पर नया नया अकाउंट हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हम देखते हैं वो वही होता है जो हमें कुछ चैप्टर पहले दिखाया गया था। वो बताता है कि आपकी चिंता को समझ सकता हूँ और मैं पूरी यहाँ पर कोशिश करूंगा स्टूडेंट को अच्छे से समझाने के लिए। तो डीन कहता है कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हमें बताते हैं इस बंदे का नाम बोरिस लियोम होता है। जो डीन होता है वो इसे देखकर काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि जो इसका माना था वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। तभी हॉल मास्टर सेरिका वहाँ पर आ जाती है। वो बताती है सॉरी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ कि डीन क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था? तभी उसकी नजर बोरिस के ऊपर पड़ जाती है। उसके पास से काफी ज्यादा जो डेथ हो रहा ब्लैक कलर का ऑरा था वो दिखाई दे रहा था। बोरिस उसे ग्रीट करता है और बताता है कि मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर अभी अभी अपॉइंटेड हुआ हूँ, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वो उसे क्रॉस करके चला जाता है। लीजा को भी समझ में आ जाता है कि जो पर्सन है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। डीन कहता है ये कैपिटल से है और तुम्हें इसके ऊपर आई रखनी होगी। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो बताता है कि काफी ज्यादा स्किल्स भी है और इसके मैनर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो माना को ये पजेस कर रखा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बात से मुझे काफी ज्यादा चिंता भी हो रही है। सारिका भी समझ जाती है। सारिका बताती है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्लड स्मेल है उसे तुम कभी भी इरेज नहीं कर सकते, भले ही तुम पूरी कोशिश क्यों ना कर लो। इसके अंदर से जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही थी वो ऐसी आ रही थी जैसे कि मौत मेरे सामने से यहाँ पर गुजर चुकी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सिटी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से माहौल हो चुका था, बहुत सारे गार्ड मौजूद थे,
सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गार्ड्स कुछ ज्यादा ही मौजूद होते हैं। हम प्रिंसेस को देखते हैं, वो जाते जा रही थी और सोचती है ब्लड बैंक यूट के बाद जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। तभी उसे यहाँ पर कोई बुलाता है, हम देखते हैं और कोई नहीं लूना होती है। वो बताती है हमें मिलकर काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। वो जाते जाते बात करते ही जा रहे थे। लूना उसको शुक्रिया करती है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मैंने यहाँ पर कोई भी मदद नहीं की, बल्कि तुम जो उसने मेरी यहाँ पर मदद की थी, लेकिन मेरी वजह से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा गंदे तरीके से फंसने वाली भी थी। लूना कहते हैं ऑलराइट, हम लोग काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तुम्हें इस बात को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो लेक्सिमस से उसका इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो बोरिस था वो पहुंच जाता है। वो बताता है कि मैं अभी अभी यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपॉइंट हुआ हूँ, और क्या तुम लोग बता सकते हो कि तुम में से जो प्रिंसेस है वो कौन होने वाला है। प्रिंसेस बताती है हाँ मैं हूँ, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, और क्योंकि तुम जो वो हमें माना के जो एप्लीकेशन है उन्हें सिखाने वाले हो। लूना की उसी बातों को सुनते जा रही थी। जो बोरिस था वो बताता है कि तुम्हारे पास कुछ समय है मेरे से यहाँ पर बात करने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके माना रैंक को चेक कर रहा हूँ, और अगर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा जो माना स्पेयर है क्या वो मुझे तुम बता सकती हो। तो प्रिंसेस उसे बताने लगती है। जो बोरिस था वो खुश हो जाता है। वो बताता है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं जो लूना थी वो बताते हैं योर हाइनेस मुझे कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तुम्हें ये चीजों को नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहती है इसमें क्या ही बुरा हो सकता है। हम देखते हैं जो बोरिस था वो उसके माना स्पेयर को टच ही करने वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ को आकर कियान पकड़ लेता है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कियान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सोचने लगता है व्हाई द हेल, आखिरकार तुम जो बंदा है वो लूना में क्या कर रहा है। हम देखते हैं बोरिस भी काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। तभी बोरिस कहने लगता है मिस्टर कियान आखिरकार ये किस तरीके का बिहेवियर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी है। मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर स्टूडेंट की स्किल लेवल चेक कर रहा था, आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कियान कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा नेसेसरी हैं, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये इंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे हायर हो सकता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। टीचर बताता है कि तुम्हें इतने ज्यादा प्रेशर महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं, और मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। तो कियान कहता है कि मैं तुम्हारी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। प्रिंसेस काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। बोरिस सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसे नहीं जानता, और मुझे नहीं पता कि उसने इस तरीके के क्यों रिएक्ट किया, लेकिन ये काफी ज्यादा हॉस्टाइल लग रहा था। जिसके बाद वो चला जाता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर माफ कर देना। लूना और कियान उसे देखते ही जा रहे थे। लूना भी सोचने लगती है क्या मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना है। तभी जो लेक्सिमस थी वो कहने लगती है आखिरकार क्या तुम प्रिंसेस के हाथ को यहाँ पर छोड़ सकते हो। प्रिंसेस अभी भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। कियान कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मुझे पक्का भरोसा है तुम्हारे पास कोई ना कोई तो रीजन जरूर से होने वाला है, और वैसे भी तुम मेरी साइड हो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही वो एक कहती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और लेक्सिमस को पकड़कर तुरंत ही वहां से भाग जाती है। कहती है मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम है। तभी लूनम कहने लगती है क्या तुम उस इंस्ट्रक्टर को जानते हो। तो एमसी कहता है मैं बस थोड़ा ही बहुत जानता हूँ। तो लूनम कहने लगती है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना। लेकिन एमसी मना कर देता है कि तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी भी सरकमस्टेंस में उससे काफी ज्यादा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं जो लूनम थी अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिरकार जो कियान है वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एमसी को देखते हैं वो नाना के लिए काफी ज्यादा कैंडीज को लेकर आया था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बोरिस काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा ठीक हो चुकी थी, लेकिन जो एमिलिया थी वो खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो बताती है क्योंकि ब्रायन ने मुझे कुकिंग करने से भी रोक दिया और मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि किसी ने मेरी जॉब को भी छीन लिया हो। तभी हम देखते हैं एमसी कहता है ब्रायन से चलो हमें यहाँ पर ट्रेन करने के लिए चलना चाहिए। तो ब्रायन कहता है कि हमें अभी जाना है। एमसी कहता है कि हमें अभी यहाँ पर चलना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कोई ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि लेक्सिमस थी। वो एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को लेकर अपनी छोटी सी बॉडी से ट्रेन कर रही थी। बोरिस कहने लगता है आखिरकार वो इतनी ज्यादा बड़ी साइज की जो क्लोमोर है उसे इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर सकती है। एमसी कहने लगता है ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और वो मन में सोच रहा था ऑफ कोर्स वो कॉन्टिनेंट की बेस्ट स्वॉर्डमैन होने वाली है फ्यूचर में, तो ये उसके लिए आसानी हो जाने वाला था। तभी एमसी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हो और देखना चाहिए कि तुम कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो। लेक्सिमस कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो एमसी कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें पहले मूव करने का मौका दे रहा हूँ, अपनी पूरी ताकत से मेरे पास अटैक करो। लेक्सिमस घबरा जाता है और कहता है कि लेकिन मेरे पास जो रियल स्वॉर्ड मौजूद है और तुम एक वुडन स्वॉर्ड को यूज कर रहे हो, क्या मुझे भी यहाँ पर वुडन स्वॉर्ड को स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन तभी एमसी अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेक्सिमस काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अटैक को वो ब्लॉक कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है। वो सोचने लगती है आखिरकार एक वुडन स्वॉर्ड से इतना ज्यादा प्रेशर उसे यहाँ पर क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन वो एमसी को पीछे धकेल देती है और तुरंत ही यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। काफी ज्यादा कंटिन्यूअस अटैक एमसी के ऊपर करने लगती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उन्हें रोक लेता है और बताता है कि तुम यही चीजों को कर सकती हो, तुम्हें और कुछ ट्राई करना चाहिए। तुम ऐसे यहाँ पर इंटेंट के साथ मुझे मारने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी जो असली पावर वो निकलने वाली है। लेक्सिमस सोचने लगती है क्योंकि उसे एमसी के ऊपर अटैक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी थी। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पूरी ताकत के साथ कियान के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन कियान अपने स्वॉर्ड के बैक हैंडल से उसके सिर पर यहाँ पर मार देता है और वो बताता है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही में वो उसे बताता है कि फाइटिंग के दौरान तुम्हारे जो इमोशन है उसे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर, मतलब कि तुमको कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, बल्कि इमोशन को तुम्हें कंट्रोल
करना चाहिए, अदरवाइज जो ओपनिंग्स हैं वो काफी ज्यादा खुल जाएंगी, तुम्हें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। वो समझ जाती है, वो बताती है कि मैं अभी भी तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती और स्ट्रॉन्ग बनने में काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आता है। लेकिन एमसी बताता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डिसहार्टेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा भारी और इतनी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकती हो, जिनको बड़े बड़े एडल्ट्स को भी मूव करने में प्रॉब्लम होती है। लेग्जिमस समझ आती है और कहने लगती है पहले तो तुमने मुझे हरा दिया और तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे हो। और एमसी सोचने लगता है कि मुझे अभी तुम्हारे लेवल में तुम्हें कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें ब्रायन के साथ ट्रेन करना चाहिए। ब्रायन भी कुछ ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था। वो बताता है कि यहाँ पर जो ब्रायन है, मैं तुम्हें लेग्जिमस तुम्हारे साथ छोड़ते जा रहा हूँ। तो वो भी समझ जाती है और कहती है मुझे अब वुडन स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए। ब्रायन कहने लगता है यंग मास्टर आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे एक प्लेस है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए और हम देखते हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेग्जिमस कहती है तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? ब्रायन काफी ज्यादा इस बारे से डर जाता है। जिसके बाद एमसी को दिखाते हैं वो एक प्लेस पर पहुंचते जा रहा था जहाँ पर उसके सामने जो लूना थी वो खड़ी हुई होती है, वो एक जगह पर देख रही थी। एमसी भी वहाँ पर देखता है, वो बोरिस की रिसर्च लैब होती है। तो एमसी कहने लगता है क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती थी? तो लूना कहती है कि मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहा है और आखिरकार मैं यहाँ पर जाने के बारे में सोच रही थी, क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? एमसी लेकिन यहाँ पर मना कर देता है। लूना कहती है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे के नाम पहले कभी भी नहीं सुना, ना ही ग्राम एसोसिएशन में उनका नाम मौजूद है, और मुझे लगता है कि वो 8th सर्कल में जरूर से होने वाला है, लेकिन उसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि उसके बारे में अभी भी कोई नहीं मान सकता। एमसी सोचने लगता है ये खुद के लिए ट्रबल क्रिएट करने वाली है। तो एमसी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। हम देखते हैं जो लेबोरेटरी की लाइट होती है वो बंद हो जाती है और वो लोग वहाँ पर छुपते छुपाते पहुंचने लगते हैं और धीरे करके हम देखते हैं वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, एंशिएंट टेक्स्ट मौजूद थे और उनको लगने लगता है एक पहाड़ाकू आदमी है। हम देखते हैं उन्होंने काफी ज्यादा बुक्स को कलेक्ट कर रखा था। अभी एमसी कुछ रियलाइज करता है, जो कैरम थी वो वहाँ से जाने लगती है। एमसी पूछता है कहाँ पर जा रही है? वो बताता है कि मैं रूफटॉप पर जा रहा हूँ, लेकिन एमसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो मतलब की लूना थी उसे कुछ मिल जाता है। एमसी वहाँ पर जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मोटी एक एंशिएंट टेक्स्ट की बुक रखी हुई होती है। एमसी उसे देखकर पहचान जाता है। वो बताता है ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि ये बोरिस की बुक है जो कि आर्मर की तरह काम करते हैं और उस आर्मर का नाम हेल्थ खीरिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कैरम थी वो सीलिंग के ऊपर पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी जो स्मेल है मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, आखिरकार मैं कितनी ज्यादा लंबे समय भी क्यों ना यहाँ पर फील करूँ, तुम्हें छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो कहती है हेरकीरिया तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एंजल टाइप की जो लड़की थी वो अपीयर हो जाती है। वो आते ही कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कई ज्यादा सेंचुरी के बाद यहाँ पर जागी चुकी हो और आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है? कैरम कहती है मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा अब गंदा महसूस होने लगा है। जो आर्मर होता है कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बदली। कैरम उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। कैरम कहती है आखिरकार तुम क्या चाहती हो? तो वो बताती है, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लूना और कैरम को देखते हैं, वो उस बुक के अंदर लिखी हुई चीजों को पढ़ने लगते हैं, लेकिन एक पेज पर आते ही हम देखते हैं तो लूना थी वो कहती है इस बुक के अंदर की जो सारी चीजें हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन उस चीज को देखने के बाद जो एमसी था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही बुक को बंद कर देता है। वो बताता है हमें इसे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन लूना को समझ में नहीं आता। वो कहती है आखिर क्यों? एमसी सोचने लगता है क्योंकि हर चीज की जो जड़ है यही बुक होने वाली है, जो ब्लड बोंक्यूक है और फ्यूचर में जो अदर चीजें आने वाली है इन सभी का रास्ता इसी बुक से होकर गुजरता है। लेकिन तभी बोरिस वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। एमसी शॉक्ड हो जाता है और कहता है बोरिस मैंने इसकी प्रेजेंस को भी डिटेक्ट नहीं किया और ये हमारे पीछे आ चुका है। तभी बुक में काफी ज्यादा लाइट आने लगती है और जो बुक है वो सीधे बोरिस के पास चली जाती है। बोरिस कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, लेकिन ये काफी ज्यादा अनप्लीजेंट है कि तुम लोगों को मेरी जो चीजें हैं उन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और जो लूना होती है उससे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर चले जाना चाहिए। वो अपनी पावर से उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। एमसी काफी ज्यादा शौक था। बोरिस बताता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसे बस अपनी पावर के जरिए वो जहाँ पर रहती है उस प्लेस पर पहुंचा दिया है और जिससे हम लोग अकेले में यहाँ पर बात कर सकते हैं। बोरिस बताता है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जो पर्सन तुम यहाँ पर पब्लिक में बन के घूमते हो और जो पर्सन तुम रियल में हो मैं उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। एमसी समझ जाता है ये उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। वो सोचने लगता है अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इसे अभी यहाँ पर मारना चाहता था, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके पास जो आर्मर मौजूद है और कैरम भी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कैरम को वो बताने लगती है कि आखिरकार तुम बताओगी कि तुम क्या कहना चाहती थी और ऐसी भाषा का यूज करना जिससे मैं आसानी से समझ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो आर्मर था वो बताने लगता है कि जिस ओनर को मैं सर्व करती हूँ उसे गॉड के द्वारा चूज किया गया है और तुम्हें यहाँ पर उस बंदे को चूज की हो जो कि यहाँ पर इस गेम को लूज करने वाला है। लेकिन कैरम कहती है तो इससे क्या है और तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमोनिक स्वॉर्ड है वो मेरे जैसे अंधी मतलब कि लूमिडल गॉड के साथ होना चाहिए और जो मेरा खुद का ओनर है मैं उसे बेच देना चाहिए। लेकिन वो बताने लगते हैं यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अलग रास्ता है। जैसे कि अगर तुम अपने ओनर की जो बॉडी है उसे स्टील कर लेती हो तो ये हम लोगों के लिए इजी होने वाला है और ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैरम कहती है लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारी जो स्कीमिंग है उसमें पार्टिसिपेट क्यों करने वाली हूँ। इसके बाद हमें बताते हैं जो गुड और इवल होते हैं उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, जो लाइट और डार्कनेस होती है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन होती है,
ये दोनों ही चीजें जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट होती हैं और हमेशा एक दूसरे से फाइट करती रहती हैं। और स्टोरी के एंड में हमेशा जो लाइट होती है वो जीत जाती है और हमें बताते हैं 3 सेंचुरी से ज्यादा हो चुकी हैं जब जो डीमन गॉड बार है वो एंड हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर जो पीपल है वो बड़ी अच्छे से जी रहे हैं और किसी को कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्लोली जो लोग हैं वो गॉड और जो हीरोज है उनके बारे में भूलते जा रहे हैं और उन्हें जो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है, जो उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो गॉड्स है उन्हें इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है जो कि डार्कनेस होती है, विलन्स होते हैं और डीमंस होते हैं। इस कारण से जो हम लोग होते हैं और जो लाइट होती है वो डार्कनेस में और भी ज्यादा अच्छे से शाइन कर सकती है। इसका मतलब सीधा होता है कि वो लोग यहाँ पर जो विलन्स है उन्हें बनाना चाहते हैं, पर उनको मारकर अपने आप को अच्छा साबित कर दुनिया के सामने अपनी जो इमेज है उसे अच्छा बनाकर अपने गॉड को पावर देना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद जो कैरम होती है वो उस आर्मर के ऊपर अटैक कर देती है। वो बताती है कि तुम्हारी जो बकवास है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। आर्मर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये तो गजब की सेम की बात है कि जो डेमोनिक स्वॉर्ड है वो अपनी ओनर की जो बॉडी है उसे टेक ओवर करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्या तुम्हारा जो हार्ट है वो चेंज हो चुका है? तो कैरम कहती है आखिरकार तुम वो कौन होते हो वो डिसाइड करने वाले कि हम इविल हैं या फिर अच्छे हैं? तुम्हें इस चीज का कोई भी परवाह नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे मामले में यहाँ पर पड़ जाना चाहिए। जो आर्मर था वो बताता है ये काफी ज्यादा सेम की बात है कि तुम यहाँ पर अलग सोचती हो और मुझे लगा था कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है कि तुम जो आ रही हो उससे कम्युनिकेट कर सको। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। कैरम सोचने लगती है आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो फुलिश गॉड आयरू है। हम देखते हैं जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बोरिस को और एमसी को देखने लगते हैं। बोरिस उसे हाई क्लास की जो टी है वो पिलाता है और कहता है कि ये तुम्हें पसंद आएगी। एमसी सीधे पॉइंट पर आ जाता है और बताता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बात करना चाहते हो? बोरिस कहने लगता है कि हर एक टीचर अपने स्टूडेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। तो एमसी बताता है कि मैं तो क्लास के अंदर भी नहीं गया। तो बोरिस बताता है आखिरकार ऐसा क्यों? एमसी बताता है कि यहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए बचा ही नहीं है। तो बोरिस कहने लगता है कि जो डीन है और डुएक है वो इस बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो एमसी बताता है कि तुम्हें अपने पॉइंट पर आ जाना चाहिए। बोरिस बताता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर जानते हो? एमसी बताता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जानता हूँ? तो बताता है कि बिगिनिंग में जब हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे लगा था कि तुम मुझे काफी ज्यादा नफरत करते हो, स्पेशली तुम्हारी जो आइक्स होती हैं उनमें काफी ज्यादा मेरे लिए हिट नजर आ रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर जानते हो। एमसी बताने लगता है नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और मैंने ना ही तुम्हारे बारे में यहाँ पर सुना है, लेकिन जो 8 सर्कल का मेज होता है उसे पूरी जगह में फेमस हो जाना चाहिए। बोरिस बताने लगता है कि मुझे जो क्वाइट लाइफ है वो काफी ज्यादा पसंद है। एमसी पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ से हो? वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा रूरल एरिया से हूँ, तुम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। एमसी समझ जाता है ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं पता कि इसने किसी चीज को भी यहाँ पर ये बात बताई होगी, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में उसने अपनी जो पूरी आइडेंटिटी है उसे आखिरी तक छुपा कर रखा था। इसके बारे में किसी को भी कोई भी चीज नहीं मालूम थी। एमसी कहता है यहाँ पर कोई और चीज है जो तुम मुझे बारे में यहाँ पर जानना चाहते थे, लेकिन बोरिस कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका है, हम बाद में बात कर सकते हैं। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। बोरिस सोचने लगता है कि आखिरकार अब मुझे समझ में आया, जो एसेल है उसे काफी ज्यादा यहाँ पर इस जो कियान है उसे थ्रेटन काफी महसूस होता है, ये काफी ज्यादा कोल्ड है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए और मुझे लगता है कि यही वो होने वाला है जो प्रिंसेस एरन की मदद भी कर रहा है। ये काफी ज्यादा ट्रेजेडी है। जो यंगर ब्रदर है वो एक डेमोनिक स्वॉर्ड का ओनर है और बल्कि जो उसका ओल्डर ब्रदर है उसके ऊपर जो ल्यूमडाल है उसकी ब्लेसिंग्स मौजूद है और एक ही फैमिली में आकर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो आर्मर थे और बोनस को ये दोनों ही सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कैरम होती है वो गॉड ऑफ डार्कनेस से मिलने के लिए आ जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और पूछता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्यों आई हो? कैरम कहती है तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। और वो बताती है कि मैं अभी अभी जो है तेरिका है उससे मिली थी और मुझे नहीं पता था कि वो हमसे इतना ज्यादा क्लोज है। जो गॉड था वो बताने लगता है क्या उसने कुछ करने की कोशिश की? तो कैरम कहती है आखिरकार यहाँ पर तुम क्या भाई तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं भूल चुके हो कि वही लोग यहाँ पर थे जिसने तुम्हें यहाँ पर गॉड की कैटेगरी से निकाल दिया था। तो गॉड बताता है कि यहाँ पर जिस प्लेस पर मैं हूँ उससे नीचे मुझे गिरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा जो लोअर प्लेस है वो अभी तक मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैरम यहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो? क्योंकि जो लोग हैं वो हमारे और कैरम को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो गॉड कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी ये बेस है। कैरम कहती है आखिरकार क्या? तो गॉड बताता है कि तुम कियान को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। हम देखते हैं वो अपने एक अथॉरिटी को उसे दे देता है कि जो कैरम को और जो कियान है उसे दोनों को यहाँ पर हेल्प करने वाली थी। कैरम उसे लेकर जाने लगती है और बताती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने उनके साथ यहाँ पर जरूर से कुछ किया रखा होगा। तो गॉड कहता है कि तुम्हें बस इतना याद रखने की जरूरत है, हर एक चॉइस को जो मैंने किया है वो तुम्हारे सेक के लिए है। लेकिन कैरम कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जो पैथेटिक एक्सक्यूज है उन्हें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं और उसे चढ़ाती हुई चली जाती है। वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले हमेशा के लिए यहाँ पर जीना होगा, तुम्हें यहाँ पर डरपोक और कायड़ हो। गॉड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो उससे इतना ज्यादा क्यों चिढ़ती है। वो काफी ज्यादा हार्श थी। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ल्यूमडाल के यहाँ पर टेंपल के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे जो नाइट्स थे वो मौजूद होते हैं और एक पर्सन जो बीच में बैठा हुआ था उसे गॉड ऑफ लाइट ल्यूमडाल की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो दी जा रही होती हैं। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि एलिस होती है जो कि नाइट बनने के लिए एक जो ओथ थी वो लेते जा रही थी। वो सोचने लगती है कि मैं यही आशा करती हूँ कि जो मेरी रपायत है वो हमेशा के लिए सही होना चाहिए। रिसेंटली काफी ज्यादा जो इंडिविजुअल है वो नाइट में
भर्ती होते जा रहे हैं और फ्रंट लाइन में डीमंस के साथ बार करने के लिए सपोर्ट करते जा रहे हैं। जो ब्लड बैंक्वेट हुआ था, जो डिजास्टरस हुआ था, वो काफी ज्यादा शॉकिंग था और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पावर को नाइट ऑफ लाइट को ज्वाइन कर उसे यूज करने में मदद करनी चाहिए और फ्रंट लाइन में जाकर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं सेसिला भी वहाँ पर आ जाती है, जो एलिस को कांग्रेचुलेशन करती है और बताती है कि तुम्हारा जो ड्रीम था वो फाइनली तुमने अचीव कर लिया है। जिसके बाद जो एलिस थी वो बताने लगती है कि मैं तुम्हें सेसिला के नाम से बुलाया, मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैं अभी भी एक नोवास नाइट हूँ और तुम एक सीनियर होने वाली हो। वो उसके सामने यहाँ पर जमीन पर लेट जाती है और कहती है कि सीनियर मुझे यहाँ पर माफ कर देना। जिसके बाद वो लोग बैठकर बात करने लगते हैं। एलिस को अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन एसिल बताती है कि तुम यहाँ पर एक ही जगह पर जा सकती हो जहाँ पर तुम असली बिलोंग करती हो, जो कि फ्रंट लाइन होती है। जिसके बाद वो बताती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मतलब ज्वाइन भी कर सकती हो। और ड्यूक जो बेलरात है उन्होंने मुझे यहाँ पर एक मिशन को सौंपा है जिसे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं और ये तुम्हारा पहला ऑफिशियल टास्क भी हो सकता है। एलिस सोचने लगती है कि जो फादर है उन्होंने एक मिशन दिया है। वो थोड़ी इस चीज से शॉक्ड भी लग रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बोरिस को देखते हैं जो आर्मर पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाना और एमिलिया कहते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पर जाना चाहते हो और क्या तुम्हें आने में लौट कर समय लगेगा। लेकिन तभी एमसी आ जाता है। वो कहता है नाना तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग काफी ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। तभी ब्रायन पूछने लगता है कि आखिरकार हम कहाँ पर जाने वाले हैं। एमसी बताता है कि हम लीमियम वैली जाने वाले हैं। एलिस कहने लगती है लास्ट टाइम वहाँ पर गए थे, जो प्लेस काफी ज्यादा दूर है। सभी लोग सब थे कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तभी एमसी कहने लगता है अगर हम इस तरीके से यहाँ से जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम बताते हैं, एमसी बताता है कि आज जो है एलिस की मौत होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक प्लेस पर जा रहे थे जो फ्रंट लाइन होती है। एलिस भी उन्हीं के सामने मौजूद थी। तभी जो एलिस थी वो जाकर अपने फादर के साथ मिलती है और वो उससे कहती है कि जो बार्ट हाउस होल्ड की एल्डेस्ट डॉटर एलिस बार्ट है वो आपके मैसेज को रिसीव करने के बाद तुरंत ही यहाँ पर आ चुकी है। जो उसका फादर था वो उसे बिल्कुल भी चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, वो उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो कोई उसके काम करने वाली हो। वो बोलने लगता है जो तीसरे और चौथे राजकुमार हैं उनके साथ जो दूसरी प्रिंसेस भी हैं यहाँ पर आने वाली हैं, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन एलिस को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके फादर हमेशा से इसी तरीके से जो कोल्ड व्यवहार है वो करते रहते हैं। तभी यहाँ पर जो उसका फादर था वो बताते हैं जो सभी प्रिंसेस और प्रिंसेस है यहाँ पर आ चुके हैं। हमें बताते हैं एक बहुत ही बड़ा काफिला के साथ बहुत सारे रॉयल गार्ड्स तो करेज में प्रिंसेस को लेकर आ रहे थे। हमें पहले थर्ड प्रिंस बताया जाता है जिसका नाम फेवन सेरमस होता है, जो फोर्थ प्रिंस जिसका नाम नेरोबियन सर्विस होता है। वो कहने लगते हैं आखिरकार इतनी ज्यादा डिस्कस्टिंग प्लेस में वो लोग कैसे रह सकते हैं। तभी हमें जो सेकंड प्रिंसेस वॉलेट सर्विस होता है वो भी दिखाई जाती है। वो बताने लगता है सरवार तुम्हारा यहाँ पर हार्ड वर्क के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जो डुइक होता है और सभी लोग जो होते हैं वो प्रिंसेस और प्रिंस के सामने यहाँ पर झुक जाते हैं और उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी जो फोर्थ प्रिंस होता है वो बताने लगता है कि हम लोगों को जो यहाँ पर आए थे वो विजिट करने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, हम लोगों ने जो कर दिया और हमें यहाँ पर चलना चाहिए। सेकंड प्रिंस जो था वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान लग रहा था। वो बताने लगता है क्या जो मॉन्स्टर है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। डुइक उसे बताता है जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कन्फॉन्ट्रेटिव है। एडिशनली यहाँ पर हमारा जो बेस्ट नाइट है वो हमारे साथ मौजूद है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। हम देखते हैं जो एलिस था वो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है फादर हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। एलिस भी उसे देखती है। एलिस जो है वो सोचने लगती है कि एशल यहाँ पर क्या कर रहा है। उसका फादर एशल से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से यहाँ पर फुलफिल करने वाले हो। एशल कहता है कि फादर मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। सेकंड प्रिंस था वो बताने लगता है एशल से कहता है कि वो जो मॉन्स्टर है हमारे पास आने से पहले ही उन्हें सारों को एलिमिनेट कर दो क्योंकि हमारी जो बॉडीज है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है ना कि तुम्हारी बॉडीज के हिसाब। एशल भी यहाँ पर समझ जाता है। सेकंड प्रिंस कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर हार्ड वर्क किया है। एशल कहता है ये हमारे हुनर की बात है। इसके बाद वो कहने लगते हैं जो न्यू लील है आखिरकार वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है जो इतने ज्यादा फॉर्मल इवेंट को मिस कर देने वाला है। एशल कहने लगता है कि वो यहाँ पर एक ड्यूटी था उसको मेरे ऊपर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे एक अर्जेंट बिजनेस था, उसे जरूर से जरूर करना था। जो प्रिंसेस थी वो थोड़ी शॉक्ड भी होती है और थोड़ी हैरान भी होती है। वो बताने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उसने तुम्हें यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर छोड़ दिया है। जो एलिस थी वो एशल को देखकर सोचने लगती है आखिरकार ये हमेशा के लिए जो फर्स्ट प्रिंस है उसे प्रोटेक्ट किया करता था लेकिन सडनली इसने यहाँ पर चेंज कर जो ट्विन प्रिंसेस और प्रिंस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में क्यों सोचा। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर इसकी चाल हो सकती है। जिसके बाद वो एशल से कहता है मैंने सुना है कि तुम जो नाइट्स है उसे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। एलिस उसके चेहरे को यहाँ पर देखकर बताने लगती है ये जो लुक है वो काफी ज्यादा फैमिलियर है। मेरे 9th बर्थडे पर उसने मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट दिया था जो कि स्क्रॉल होता है, जो एक 4th डिग्री का मैजिक स्क्रॉल था जो कि मुझे उस पर यूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने अपने पावर के साथ उसे यूज करने के बारे में सोचा जो कि समनिंग स्क्रॉल था और मैं उसे समन करने लगती हूँ। लेकिन जो सिलसिला थी उसने तुरंत ही मुझे यहाँ पर रोक दिया था। वो बताती है कि जो मैजिक स्क्रॉल है वो इंटरमीडिएट मॉन्स्टर को समन कर सकता है और अगर तुम ऐसा कर देती तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उस बात से मैं काफी ज्यादा शौक थी आखिरकार मुझे उस मैजिक स्क्रॉल को क्यों दिया गया था और अगर मैं उसे यूज कर लेती तो मैं उस दौरान मारे जाने वाली थी। क्या तुमने यहाँ पर गलती से किया था और क्या पर तुमने जानबूझकर मुझे दिया था क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर मार देना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा था कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों मारना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। जो प्रिंस थे वो काफी ज्यादा चिंतित लग रहे थे। वो बताने लगते हैं जो ल्यूमिन था उसी ने जो ऐसे है वो हमारे ऊपर टांग दिया गया है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। उनको लगने लगता है ये उनकी स्कीम भी हो सकती है। सभी लोग कुछ न कुछ प्लान बनाने के बारे में सोच रहे थे। जो प्रिंसेस थी वो बताने लगती है कि तुम आखिरकार
सभी लोग जानते हो जो ल्यूमियल है वो किस तरीके का पर्सन है, इसलिए तुम्हें अपनी जो गार्ड है उसे अच्छे से रखना होगा। एक भी गलती की और यहाँ पर तुम मारे जा सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हलचल होने लगती है। ऐसे सभी से कहती है कि ये एम्बुश होने वाला है मॉन्स्टर का, सभी लोगों को यहाँ पर एवेक्यूएट करना होगा। काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर आकर सभी के लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो प्रिंसेस थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा चुके थे, क्योंकि जो मॉन्स्टर था उसकी रोड से ही उनकी जो कैरेज थी वो यहाँ पर हिलने लगती है। सभी नाइट्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक ही अटैक में सारे जो नाइट्स थे उन्हें एक तरफ फेंक देता है। एलिस थी, हमें कैरेज से बाहर निकलना होगा और जल्दी से यहाँ पर चलना होगा। तभी जो मॉन्स्टर था वो अपने टेल की मदद से उस कैरेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन एलिस अपनी प्रोटेक्शन टेक्निक की मदद से उन सभी को रोकने लगती है। लेकिन उसकी जो पावर थी उस मॉन्स्टर को अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर काफी नहीं थी। हम देखते हैं जो प्रिंसेस थे वो दोनों ही यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और जो सेकंड प्रिंसेस होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एशल जो थी वो मतलब कि एलिस जो थी उसके सामने खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं जो एशल था वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो बताने लगता है ये शुरू से मेरे पीछे आने वाला था, क्या इस क्योस का फायदा उठाकर हम सभी को यहाँ पर मार देने वाला है। एलिस भी उसे देखती है और सोचने लगती है आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। जिसके बाद वो अपने बंडेबल टेक्निक की यूज कर उस मॉन्स्टर की टेल को काफी ज्यादा पीछे धकेल देती है। तभी एलिस भी यहाँ पर आकर उनकी मदद करने लगती है और वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहती है। जो एलिस थी वो प्रिंसेस का हाथ पकड़कर कहने लगती है हमें जल्दी से जाने की जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं। सेसिल बताने लगती है कि हमें यहाँ से कहीं ज्यादा दूर ले जाना चाहिए। एलिस भी सोचने लगती है मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जो एसिल से ब्लड लस्ट की ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा निकल रहा है और ऐसा लगता है कि वो प्रिंसेस वॉयलेट को मार देना चाहता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर जो था एसिल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आती, ना ही वो उसको डिफेंड करता है। उसकी बॉडी खुद उस मॉन्स्टर के अटैक को प्रोटेक्ट कर लेती है। एलिस थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीजल उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर उन सभी नाइट्स के सामने आ चुका था और वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब एशल देखता है वो सभी लोग वहां से गायब हो चुके थे। हम देखते हैं सभी नाइट उसके साथ फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को देखने के बाद जो एशल था वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका था और अपनी पावर को यूज करने के लिए सभी से कहता है हट जाओ, और वो अकेले मॉन्स्टर को मारने लगता है। जो प्रिंसेस और एलिस थे वो सभी लोग देखते जा रहे थे। प्रिंसेस के मन में कुछ चल रहा होता है, वो एक प्लेस पर गिर जाती है। एलिस कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है नहीं यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहती है मैं इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मरने वाली। प्रिंस जो एलिस थी उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो सेजल थी एलिस को पीछे से यहाँ पर एक जो स्वॉर्ड होती है उसके पेट में घुसा देती है। एलिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो बताने लगती है सेजल आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। सेजल भी यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। एलिस नीचे गिर जाती है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एलिस बार्ड की यहाँ मतलब कि एसिल बार्ड की यंगर सिस्टर, और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमने साथ में बड़ी आसानी से चले जाऊंगी। मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने वाले हो, तुम मुझे यहाँ पर मार देना चाहते थे, और जो कुछ भी मैंने किया वो सेल्फ डिफेंस के कारण किया। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है ये सब एक गलतफहमी थी और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस कहती है तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जानती, तुम्हारे जो एम्बेसेस हैं बार्ड फैमिली के और जो ल्यूमियल के, और तुम्हें लगा था कि मैं बस यहाँ पर बैठी रहूंगी और तुम लोग मुझे आओगे और यहाँ पर मारने चले जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं। जो एलिस थी उसे काफी ज्यादा दर्द कर रहा था और जो प्रिंसेस थी अपने स्क्रॉल का यूज कर वहां से टेलीपोर्ट कर जाती है और काफी ज्यादा इविल स्माइल दे रही थी। वो बताती है अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो जो गॉड है तुम्हें यहाँ पर जरूर से बचाएगा, लेकिन उसे पता था इन मॉन्स्टर के बीच में उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। हम देखते हैं जो एलिस थी वो सोचने लगती है आखिरकार यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है जो सेसल है वो मुझे बेट्रेट करने वाली है, और ऐसा लगता है कि उसे जो कंट्रोल स्पेल है उसके अंडर डाला गया है। आखिरकार इसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो जरूर से होना चाहिए। उसके आंसू आने लगते हैं। वो बताने लगती है कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं हो सकता कि वो मुझे यहाँ पर बेट्रे करने वाली है। आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पर घेर लिया था। वो बताती है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहने की जरूरत है और मुझे उससे पूछना होगा कि आखिरकार उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं वो मदर ऑफ लाइफ की पावर को यूज करने लगते हैं, उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और बहुत सारे स्पेयर सभी डायरेक्शन में भेज देती है। जो मॉन्स्टर थे मारे जाते हैं, जिसके बाद हम एक सेफ हाउस में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस और जो सीजल थी दोनों ही आ जाती हैं। एक बिस्तर पर लेटते हुए प्रिंसेस कहने लगती हैं वो प्लेस ही काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग थी, और जो सीजल थी वो एलिस और अपनी बचपन की मेमोरीज के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इन बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रिंसेस उससे कहने लगती है आखिरकार तुमने उसे जान से क्यों नहीं मारा, अगर तुम चाहती तो तुम उसे यहाँ पर जाकर मार भी सकती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें उसे जान से मारने के लिए दिया था। सेसल कहती है वैसे भी वो उस प्लेस पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने वाली, वो खुद से ही मर जाने वाली है, क्योंकि मॉन्स्टर उसे बड़ी आसानी से मार सकते हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। हम देखते हैं वो पूरी ताकत से यहाँ पर उन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो जवाब दे जाती है। अब वो और भी ज्यादा फाइट बैक नहीं कर सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द जो नाइट है उसे रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो प्रिंसेस वॉयलेट है उसने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन इस बात का कौन भरोसा करने वाला है। तभी हम देखते हैं और मॉन्स्टर्स वहाँ पर आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स थे अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। ये एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर सेलेमेंडर्स होते हैं जो कि फायर पावर को यूज कर सकते हैं। वो सोचने लगती है मुझे जल्द से जल्द कुछ करने की जरूरत है और इस तरीके से मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा, लेकिन सेलेमेंडर्स उसके ऊपर आ जाते हैं और अपनी पावर को यूज करने वाले थे।
और जो एलिस थी वो कुछ भी यहाँ पर सोच नहीं पा रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो एमसी था वो अपीयर हो जाता है। वो अपनी फॉक्स स्वॉर्ड रस्टिंग फॉगस्टूम टेक्निक का यूज करता है और सैलेमेंडर के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। एलिस जो थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कौन आ चुका है। तभी जो दूसरा वाला मॉन्स्टर था वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं ब्रायन आकर उसे यहाँ पर बचा लेता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर माफ कर देना। वो सैलेमेंडर के सामने उछकते हुए एलिस को लेते जा रहा था। एलिस सोचने लगती है अगर ये यहाँ पर ब्रायन है तो मस्त ही यहाँ पर वो ही होने वाला है। हम देखते हैं जो एमसी था वो सैलेमेंडर को यहाँ पर मारे जा रहा था, जिसके बाद जो ब्रायन थे और जो एलिस होते हैं वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि जो सारे मेंडर्स होते हैं वो अपनी फायर पावर को चारों डायरेक्शन में छोड़ते जा रहे थे। अभी उनके सामने जो कैरम होती है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म में थी वो आकर गिर जाती है, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है और बताती है जो सारे जो बास्टर्ड मॉन्स्टर है वो क्या उन्हें फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, वो इतने ज्यादा फायर को कैसे रिलीज कर सकते हैं। हम देखते हैं वो अपने बैरियर की मदद से उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ब्रायन कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा कोशिश कर रही हो, और जो कैरम थी वो चिल्लाते हुए कहती है कियान तुम्हें यहाँ पर जल्दी करना चाहिए, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हम कियान को देखते हैं वो अपनी थर्ड फॉर्म थिक फॉग डिसेंडेंट का यूज करता है और अपने जो बॉडी स्पेयर थे वो बना लेता है। वो इतने ज्यादा बॉडी स्पेयर बनाता है कि जो सारे मॉन्स्टर की बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। वो पूरी बैटलफील्ड में बॉडी स्पेयर को छोड़ देता है और बैटलफील्ड एक ही बारी में पूरी तरीके से साफ हो जाती है। ब्रायन एलिस को लेकर वहां पर आ जाता है। वो सोचने लगती है मुझे पहले से सस्पिशियस तो था, लेकिन जो पर्सन इस मास्क के पीछे मौजूद है क्या वो सच में यहाँ पर एलिस है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जैसे ही वो कियान को देखती है। कियान कहता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ग्लैड हूँ कि मैं यहाँ पर ज्यादा लेट से बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसके बाद जो एलिस होती है वो कियान से कहने लगती है जो सिलसिला थी वो प्रिंसेस वॉयलेट की स्पाई थी जो हमारी फैमिली में रह रही थी, हमने इसे अभी तक नोटिस नहीं किया था। क्या मैं सच में इतनी ज्यादा पागल हूँ? और इस सब के होने के बावजूद भी मैं कंटिन्यू कहते जा रही थी जो बिलो ऑफ द फैमिली है मैं उसे आगे बढ़ाने वाली हूँ। एमसी कहने लगता है ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जो गलती है सारी सिलसिला और प्रिंसेस वॉयलेट की होने वाली है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेडली लुक से कहता है, इसमें साथ में जो एसएल है उसका भी हाथ मौजूद है। एलिस यहाँ पर खड़ी होने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो सारी चीजों को यहाँ पर प्लॉट किया है उसमें एसएल का हाथ है, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता है? लेकिन ये सारी चीजें थी उसमें फादर का ऑर्डर था। तो कियान कहने लगता है मुझे पक्का भरोसा है इन सभी चीजों को यहाँ पर एसएल ने सजेस्ट किया होगा, तुम उसे बड़ी अच्छी से जानती हो कि जो फादर है उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि एसएल चाहता है। लेकिन एलिस को समझ में नहीं आता आखिरकार क्यों। एमसी बताता है कि यहाँ पर जिससे जो एसएल है वो हमारे फैमिली की बिल है उसे कंटिन्यू कर सके। एलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आते जा रही थी और वो गुस्से में कहने लगती है कि आखिरकार अपनी फैमिली के बिल को यहाँ पर कंटिन्यू रखने के लिए क्या वो हमें भी यहाँ पर मारने वाला था, वो अपनी सिस्टर को यहाँ पर मारने वाला था। हम देखते हैं उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती और वो तुरंत ही गिर जाती है क्योंकि उसकी इंजरी जो थी वो काफी ज्यादा सर्व होती है। जिसके बाद वो कियान से कहने लगती है क्या तुम एसएल के बारे में यहाँ पर सर्टेन हो, जो तुमने कहा है क्या तुम सच में यहाँ पर सच कह रहे हो? एमसी कहने लगता है जो भी मैंने कहा है वो सच कहा है और तुम भी इस तरीके से जानती हो जो एसएल है वो किस तरीके का बंदा है। एलिस कहने लगती है मुझे लगा कि मैं ही अकेली वो बंदी हूँ जिसने इस चीज को सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे ये गलतफहमी थी, तुमने भी इस चीज को यहाँ पर गैस कर लिया था। लेकिन ये कितने ज्यादा स्ट्रेंज है, जो फादर है और बाकी जो सभी लोग हैं उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है वो सभी लोग भी इसके साथ शामिल हैं और ऐसा लगता है जो एशल है उसने यहाँ पर कुछ करके रखा है। अर्लियर बैटलफील्ड के अंदर भी एक जो इनविजिबल पावर थी जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी उसके बिना कुछ किए ही। एमसी यहाँ पर सोचने लगता है एक इनविजिबल पावर, हाँ मैं भी इसे बड़ी अच्छे से जानता हूँ। पिछली लाइफ में मैंने भी उस मूवमेंट को फील किया था जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, मुझे लगा था कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन जो पावर थी उसने मुझे यहाँ पर रोक लिया था। आखिरकार वो क्या हो सकती है? एक जो पावर जो डिमोनिक स्वॉर्ड को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तभी एलिस कहने लगती है हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जाकर फादर को यहाँ पर बताना होगा। लेकिन एमसी कहता है क्या वो हमारी बात को सुनने वाला है? एलिस कहने लगती है हाँ, अगर मैं अकेली होती तो प्रॉब्लम होने वाली थी, लेकिन हम लोग अगर साथ में कहेंगे। लेकिन एमसी कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर तुम वहां पर चले जाती हो और अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो जो पूरी नाइट ऑफ लाइट है वो हमारी एनिमी बन जाने वाली है और हम इस चीज को सर्वाइव नहीं करने वाले। एलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बताने लगता है कि हमारी पास्ट लाइफ के अंदर भी जो एशल था वो हमेशा सेंटर ऑफ एडमायरेशन हुआ था, लोग उसे काफी ज्यादा चेयर करते थे, लोग उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। उसकी जो इमेज थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी एक सेवियर के मुताबिक। मैं भी उसे काफी ज्यादा एडमायर किया करता था, मैं भी उन लोगों में से एक था और उसे एक हीरो की तरह मानता था जिसके अंदर हम कभी भी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पिछले बार में भी सोचूं ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता था। ऐसा लगता है कि जो रिलीजियस फिगर है वो एसुल बन चुका था लोगों के लिए। वहाँ पर कोई भी लोग नहीं था जो उसके बारे में कोई बुरा सुन सके और ना ही कोई हमारी बातों को ट्रस्ट करने वाला था। साथ ही में जो हमारे फादर थे वो भी यहाँ पर मारे जाते हैं। एम्परर लूनावेल जो हमेशा अपने एम्बिशियस को चेस करता था और जो बोरिस था जो कि जो ट्रुथ था उसे यहाँ पर जानना चाहता था, उन सभी को यहाँ पर बिना किसी सवाल के हमने यहाँ पर भरोसा किया था। लेकिन मैंने उन सभी के ऊपर भरोसा किया और फाइनल मोमेंट पर मेरी ही लाइफ थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। मैं इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन लोगों ने मुझे बेट्रेट किया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक क्वेश्चन मौजूद है, आखिरकार मैंने एसएल के ऊपर इतने ज्यादा टच क्यों किया? और ये सारी चीजें बस एक ही चीज से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकती है। वो बताता है जो एसएल है उसके पास जो पावर है वो गॉड की पावर है। वो एक ऐसा फिगर बन चुका है जिसके पास अथॉरिटी है सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड की, जो कि ल्यूमिनेडेल होता है। वो बताता है कि वो इस वर्ल्ड का सेवियर होने वाला है। जिसके बाद हम बैटलफील्ड में देखते हैं सभी लोग यहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं जो एसएल था सबसे आगे जाकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाता है और प्रिंसेस को बचाने लगता है। वो
प्रिंस से कहता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी एक टेक्निक शील्ड ऑफ जजमेंट का यूज करता है और मॉन्स्टर के एक जो बीम अटैक होता है उसे पूरी तरीके से रोक लेता है। उस अटैक का पावर जो था वो काफी ज्यादा होता है। हम देखते हैं पूरे में इतने ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉम चलने लगती है, सभी लोगों को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एसिल उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और तुरंत ही जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उस मॉन्स्टर को, वो बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और सभी से कहता है ऑलराइट हम यहाँ पर जीत चुके हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जो एसिल था उन्होंने सभी को यहाँ पर बचा ले रहा था। जो दोनों प्रिंस थे वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हम यहाँ पर फादर को जरूर बताने वाले हैं जो भी तुमने हमारे लिए यहाँ पर किया। तो एसिल भी हंसते हुए कहने लगता है ये तो मेरी हुनर की बात है योर हाइनेस। जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रही थी। वो बताने लगते हैं जो एसिल है वो शॉक्ड होने वाला है, लेकिन आखिरकार जो गॉड है वो इस तरीके के बंदे को कैसे चूज कर सकता है। एमसी बताता है ल्यूमडाल, उसे बस एक सेवियर की जरूरत है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जो बंदा है वो कैसा होने वाला है, और एक ऐसे बंदे के पीछे जाना, उसके अपोज में जाना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम सभी को अपना एम नहीं बना सकते हो जो भी यहाँ पर ल्यूमडाल को फॉलो करते हैं। एलिस अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गॉड को यहाँ पर भरोसा किया था, लेकिन मुझे यहाँ पर अब चीजें समझ में आ रही हैं। आगे वो व्याख्यान से पूछने लगती है आखिरकार तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता, लेकिन एमसी कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इन सारी चीजों को अभी तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन एलिस कहती है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ, तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन होने वाला है इन सारी चीजों को मुझे ना बताने के लिए, लेकिन जब ये चीजें बताने के लिए आएंगी तुम सबसे पहले मुझे बताने वाले हो। तुम जो सारा बर्डन है वो अपने ऊपर लेकर नहीं चल सकते। ज्ञान भी खुश हो जाता है। जिसके बाद जो एलिस थी वो ब्रायन से कहने लगती है तुमने मुझे हील किया इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। ब्रायन शर्मा जाता है और कहने लगता है ये तो कुछ भी नहीं है और हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एलिस के पीछे से जो एमसी था उसे काफी ज्यादा घूर के देखते जा रहा था और कहता है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा खुश कैसे लग रहे हो। और वो आगे एलिस से कहने लगता है कि आगे जाकर क्या कहने वाले हो। वो बताते मुझे हमने जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करना होगा, मुझे जो सेसिला है उससे मिलना होगा और पूछना होगा कि आखिरकार उसने मुझे धोखा क्यों दिया। एमसी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एलिस कहती है आखिरकार कैसे। हम देखते हैं वो अपने रिंग की पावर को यूज कर एक पोर्टल बना लेता है। जिसके बाद हम सेफ हाउस में देखते हैं सेसल को यहाँ पर महसूस होने लगता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस थी वो कहती है तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है क्योंकि इस प्लेस के बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं। तभी हम देखते हैं एक बॉल को तोड़ते हुए एक स्वॉर्ड आकर सीधे प्रिंसेस के साइड से निकल जाती है। वो काफी ज्यादा शॉक लग रही थी, वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। उस स्वॉर्ड को देखने के बाद सेसल समझ जाती है ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर मिस एलिस की स्वॉर्ड है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखा है तो कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा और साथ ही में इस जो वीडियो है उसकी लाइक का हम टारगेट रखते हैं जो कि 1000 होने वाली है। अगर 1000 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अदरवाइज हम जो इस सीरीज है उसे ड्रॉ कर देंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी वो आप जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल की मेंबर्स को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक के लिए पीस आउट।